Belarus is trying to ban P2P transactions mainly because a lot of bad money is coming from Russia and they are trying to restrict it. बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख सकते हैं कि लाइक व्हेन डिसेंट्रलाइज थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग या अगर कुछ गलती हैक्स हो जाते हैं तो सेंट्रलाइज में इट्स इजी टू, अगर ऐसा कुछ हुआ है जैसे मल्टी चेन के साथ हुआ तो फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंज उसको तुरंत रोक सकते हैं ताकि किसी का फंड्स अफेक्टेड ना हो या कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। इथेरियम का एडॉप्शन जो है मार्केट में वो बढ़ रहा है, तो लंबे टाइम फ्रेम के लिए जो लोग मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे या फिर जो निवेशक हैं वो लोग इथेरियम का ये सब छोटा मोटा मतलब स्विंग को छोड़ के आप लोग बुलिश व्यू मान के थोड़ा बहुत करके बाइंग कर सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे भी। हेलो दोस्तों, हम लोग वापस आ चुके हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ और इस वीक बहुत सारे न्यूज़ है, अपडेट्स है आप लोगों के लिए, बहुत सारे हैक्स है। जैसे अभी कुछ P2P ट्रांजैक्शंस लेके बैनिंग हुआ है कोई कंट्री में और कहीं पे हो सकता है कि हैक हुआ है बहुत बड़ा, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि मल्टी चेन का है। और जैसे कि हम लोग हर वीक बात करते हैं बाइनेंस का, तो इस वीक भी हमारे न्यूज़ के झोली में बाइनेंस का न्यूज़ है। सो बाइनेंस का कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, वो हम लोग बात करेंगे। और जैसे हम लोग हर वीक बताते हैं कि मार्केट न्यूज़ और अपडेट्स क्या चल रहा है, कि प्राइस एक्शन क्या हो रहा है बिटकॉइन, इथेरियम, और हम लोग आप क्या देख सकते हो एक्सपेक्टेड मार्केट्स में, तो उसके बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। और भी बहुत सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स है आप लोगों के लिए, तो पॉडकास्ट में बने रहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं पॉडकास्ट को बिना देर किए। बट अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को और आप लोग हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है और हमें मोटिवेशन देता है ऐसे कंटेंट ले आने के लिए आपके लिए। और इस वीक हम लोग शुरू करेंगे थोड़े न्यूज़ के साथ, ताकि आपको पहले थोड़ा सा अपडेट्स मिल जाए एंड देन विल गो टू लाइक प्राइस एक्शन क्या है बिटकॉइन इथेरियम का। सो अगर आपको प्राइस एक्शन का बहुत जल्दी है तो आप डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं, नहीं तो वेट करिए, हम लोग जब थोड़ा सा न्यूज़ हम लोग कवर कर लेंगे उसके बाद हम लोग प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पे आएंगे। तो हम लोग पहले शुरू करने वाले हैं कुछ ACC के न्यूज़ के साथ। तो क्रिश, हम लोग शुरू करते हैं हमारे न्यूज़ के ऊपर। तो जैसे आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी ऊपर गया था लास्ट वीक बिकॉज BlackRock, Fidelity etc. had filed for spot Bitcoin ETF। तो SEC ने अभी एक रिसेंटली उनको बताया है कि स्पॉट ETF फाइलिंग आर इनएडिक्वेट। तो इसका मतलब ये है कि BlackRock, Fidelity and all the other institutions who have submitted the ETF filing, they have to take back their filing, modify it and resubmit again। तो इस कारण मार्केट में थोड़ा नेगेटिव फीलिंग्स आया है एंड विच इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस एक्शन एज वेल, जो कि 31,500 के आसपास बिटकॉइन होवर कर रहा था। नाउ इट हैज ब्रोकन द 30,000 एंड गॉन डाउन अ बिट। सो क्रिश, क्या अभी इसमें BlackRock ने वापस शायद डाला है ना करेक्ट क्लैरिफिकेशन दैट, पर उसके ऊपर अभी कोई गवर्नमेंट ने मतलब SEC ने रूल नहीं बनाया है कि लाइक अभी they are accepting it or not, or they will check। So whatever it is, so BlackRock has retracted it, modified it and submitted it। So now SEC will say okay we accept it। उसके बाद जाके they will review it and they will say what is the next step। तो ये अभी चलता रहेगा दो तीन महीने 6 महीने तक, until and unless SEC is fully satisfied and hopefully after that SEC will say okay now this is the standard। एंड मुझे लगता है बहुत लोग जो मतलब SEC के ऊपर ETFs फाइल कर रहे थे स्पॉट, वो बहुत हद तक कॉपी कर रहे थे एक दूसरे का। ऐसा भी कहीं मैंने पढ़ा था कि लाइक सेम फाइलिंग डिटेल्स कॉपी किए गए, जैसे BlackRock ने किया, बाकी लोग भी सेम टाइप ऑफ किए थे, लाइक कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं था उनके फाइलिंग्स में। सैम, यहाँ पे मेरा एक सवाल है, BlackRock का जो फाइलिंग का डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब तो ओपन पब्लिक फोरम में कहीं पे नहीं है, वो तो कॉन्फिडेंशियल है, राइट, फिर लोगों को मिला नहीं होगा, राइट? लेकिन हाँ बोलिए। हाँ, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं ना कि एक दूसरे का कॉपी किए थे, वो BlackRock जैसे फाइल किए थे, तो उसका तो कोई डेटा अभी पब्लिक फोरम में होगा नहीं। वो एक्सेप्टेंस के बाद अगर मतलब अप्रूवल आ जाता है उन्हें से, फिर जाके वो अवेलेबल होगा, तब जाके बहुत सारे मास में जाके अप्लाई करेंगे। राइट, बट जो न्यूज़ था दैट इज अराउंड लाइक SEC ने शायद बोला था कि लाइक जो भी ETFs उनको मिले अभी तक, जो भी एप्लीकेशंस आए, वो कई हद तक सिमिलर है, लाइक यस, एकदम कॉपी पेस्ट नहीं है, जस्ट लाइक ट्विटर एंड थ्रेड्स, कॉपी पेस्ट नहीं है, बट इट्स मोर लाइक
कि आपका मतलब सिमिलर डिटेल्स है, जो डिटेल्स इसमें मिसिंग थे उसमें भी वो सेम डिटेल्स मिसिंग थे। सो कहीं हद तक कुछ रिलेशंस हो सकता है ऐसा। हो सकता है कि इसमें एक चीज होने का पॉसिबिलिटी है कि एक ही शायद फार्म के थ्रू नहीं गए होंगे नहीं नहीं वो लोग, नहीं नहीं या फिर नहीं मल्टीपल नहीं फार्म के साथ मतलब बीच में कनेक्शंस होगा। हाँ ऐसा होता है कि लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम की जब फाइलिंग्स होता है तो कोई एक एसेट में जिसके ऊपर कोई रेगुलेटरी कवरिंग्स नहीं होता है तो लॉयर्स डू कंसल्ट अमंग देमसेल्व्स, बट ऐसा नहीं होता है कि लॉयर्स लॉयर्स और सेम लीगल फर्म इज यूज्ड बाय ऑल कंपनीज, राइट? तो उसके साथ जैसे सैम ने पहले कहा था कि वन ऑफ द कंट्रीज इज ट्राइंग टू बैन P2P ट्रांजैक्शंस, तो यहाँ पे बेलारूस इज ट्राइंग टू बैन P2P ट्रांजैक्शंस mainly because a lot of bad money is coming from Russia and they are trying to restrict it. That's the main issue. और मुझे नहीं लगता इसका यूरोपियन यूनियन के माइका लॉज के ऊपर कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा दूसरे कंट्रीज पे, क्योंकि माइका लॉज ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के दूसरे कंट्रीज पे लागू हो चुका है एंड पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड वेज हाउ टू अबाइड बाय दैट। तो इसके साथ हम लोग आते हैं हमारे अगले न्यूज़ में, जो कि है जेमिनाई क्रिप्टो एक्सचेंज से। तो जेमिनाई क्रिप्टो एक्सचेंज के विंकलवॉस ब्रदर्स, कैमरून विंकलवॉस ने जेनेसिस को एक ओपन लेटर लिखा था, उनके सीईओ को एक ओपन लेटर लिखा था। तो बैरी सिल्वर्ट को उन्होंने कहा है कि इफ जेनेसिस डज नॉट रिटर्न दी मनी, दे हैव गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम and ways of repayment. If Barry Silver doesn't answer or response, तो they will file a case. तो actually उन्होंने शायद 6th जुलाई तक डेट दिया था, तो they already filed a complaint against Genesis which is owned by DT Currency Group, and इसका fallout ये होता है कि now DT Currency Group has to either respond or go through bankruptcy or ask for some time so that they can do restructuring. So it will be very interesting to see कि इसके आगे किस तरीके से DT Currency Group इससे respond करते हैं. But you know, as we say, the first shots have been fired. So let's see कि ये कैसे evolve करते हैं. तो इसके साथ हम लोग आते हैं हमारे इस हफ्ते के सबसे बड़े न्यूज़ में possibly. तो multi-chain, which was previously called AnySwap, they got hacked. And roughly I think 60 million plus 63 million I think has been moved out from this as reported by PeckShield, but I think the amount is much higher. तो इसी के response में I think CZ has quoted somewhere कि Binance is not affected, but Right. before that we come to a very good news for people who were stuck with a hack from Bitfinex back in 2016. तो Bitfinex के hack से they have recovered around $314,000 worth of crypto, and they are trying to work with US regulators to get this money back and give to the relevant holders. So this is a good news. Now moving forward, जैसे हम लोग बोल रहे थे कि Binance के कुछ अच्छे न्यूज़ है, कुछ बुरे न्यूज़ है। तो अच्छा न्यूज़ ये है कि CZ has claimed कि Binance has not suffered anything because of the multi-chain hack. So this doesn't affect any of the clients who were using Binance for staking or for lock staking or liquidity providing, etc. So which is a good news, because then Binance has actually done some due diligence and looked into this and found that multi-chain may not be as safe as people thought. Yeah. But उसके साथ ही बोलिए सैम। So अभी तक तो फंड सेफू है सैफू, बट कमिंग टू दिस पॉइंट, लाइक यहाँ पे मैं कुछ एक थॉट प्रोसेस लाना चाहता हूँ। जैसे हम लोग बहुत बार बात करते हैं, विल सेंट्रलाइज एक्सचेंज बहुत रिलायबल है या डिसेंट्रलाइज, बहुत बार हम लोग इस पे क्वेश्चंस आते हैं। बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख सकते हैं कि लाइक व्हेन डिसेंट्रलाइज थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग, या अगर कुछ गलती हैक्स हो जाते हैं, तो सेंट्रलाइज में इट्स इजी टू, अगर ऐसा कुछ हुआ है जैसे मल्टीचेन के साथ हुआ, तो फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंज उसको तुरंत रोक सकते हैं ताकि किसी का फंड्स अफेक्टेड ना हो या कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। इसके बारे में शौविक आप क्या कहना चाहते हैं? बिकॉज मुझे लगता है आप थोड़ा डिसेंट्रलाइज चीजों के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं। एक चीज बताओ, आप किस चीज के फेवर में हो? देखो, अगर ये सब चीज होता है तो फिर सेंट्रलाइज जो एक्सचेंज है वो जल्दी स्टेप्स ले पाएंगे, ये सब सही है, ठीक है।
लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्किंग इन क्रिप्टो स्पेस, है ना? तो फिर जो है चीजें हैं ये सब तो मतलब होते रहेगा, लेकिन वही है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी को एडवांस करना होगा ताकि ये सब चीज़ों को थोड़ा सा मतलब जल्दी उस पर एक्शंस लिया जा सके। नहीं तो वही हो गया घूम फिर के कि हम बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड और आके काम कर रहे हैं सेंट्रलाइज्ड, फिर फायदा क्या हुआ? कहीं हद तक क्या दोनों के मिक्सचर कुछ हाइब्रिड टाइप का मॉडल बेटर रहेगा आगे Exactly. जाके, वो देखना ज़रूरी है। बिकॉज डिसेंट्रलाइज में कई बार ऐसे होते हैं जैसे ये वाला हैक है, सो आप चाहते हुए भी अगर आपका फंड्स मल्टी चेन में है तो आप निकाल नहीं सकते, अभी मूव नहीं कर सकते हो बिकॉज समथिंग हैक हैपेंड एंड वो पूरा चेन बंद कर दिया जाएगा कुछ देर के लिए, फिर उसको स्टडी किया जाएगा। बट वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज बहुत जल्दी उस पर एक्शन लेके एसेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं या डिपॉजिट्स रोक सकते हैं। तो ये एक सेंट्रलाइज का फायदा भी है। हम लोग हमेशा नेगेटिव बात करते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज का कि ये प्रॉब्लम है, ये रेगुलेशंस है, बट देयर आर सर्टेन गुड थिंग्स अबाउट सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस एज वेल। देखिए, हाँ कहीं सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अगेंस्ट में मेरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर आप कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज देखते हो तो दे आर ट्रांसपेरेंट, लाइक यू कैन गो ऑन चेन, यू कैन डू एन एनालिसिस, इफ यू डोंट नो आप किसी की और के एनालिसिस को पढ़ के समझ सकते हो कि व्हाट इज गोइंग ऑन। बट सेंट्रलाइज एक्सचेंज इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स, आपको सिर्फ नंबर्स दिखाया जाता है एंड यू डोंट नो कि आपने जो बिटकॉइन डिपॉजिट किया था वो एक्चुअली एसेट में है या नहीं है, इफ दे आर यूजिंग इट फॉर ट्रेडिंग और व्हाटएवर पर्पसेस। But advantages तो है because it's centralized. You can easily deposit your fiat into the exchange. You can trade with much deeper liquidity, etc. etc. पर डिसएडवांटेज यही है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो आपने जैसे अभी कहा, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि क्या हम एक सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बीच हाइब्रिड मॉडल देख सकते हैं। तो देयर आर कंपनीज हु आर ट्राइंग टू बिल्ड सेंट्रलाइज डीफाई, CDFI. तो centralized DeFi में if you're an institution, you will only match with other institution for liquidity and for trading and etc. तो वहाँ पे you will not be facing the common people, and that will be like a closed environment. But then common people will not get access to it. तो आगे जाके इसके यही हो सकता है कि अगर कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज इस तरीके से काम करता है कि वंस यू डिपॉजिट द मनी, यू आर लाइक सेंट्रलाइज एक्सचेंज, deposit money, convert to USDT, convert to other crypto, and then withdraw it out and do something outside, which is in a private wallet. But from the advantage that कि आप एक ही ऐप से ऑपरेट कर रहे हो, so you deposit money, you do KYC, everything is done so that you follow all the centralized laws and regulations. But when you are trading, when you are staking, when you are doing swaps, you move it to your non-custodial wallet with a click and you do it there. And then again, when everything is done, you can move it back to the centralized exchange, liquidate it and do it. So कुछ हद तक CoinDCS and Octo is trying to do this, but there is a scope much larger than what they are trying to do and what could be achieved. So people are already starting to realize this, and I think moving forward, you will see much things like this coming forward. yeah, so new products and new things will come up, and maybe we can see more secure DeFi and more transparent centralized finance. CFI, correct. Yeah. Okay, so तो going इसी to के the साथ next अभी news. बाइनेंस के कुछ नेगेटिव न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे बड़ा बाइनेंस का जो नेगेटिव न्यूज़ है कि बाइनेंस ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन प्रोब फिजिकली बाय रेगुलेटर्स एज पार्ट ऑफ दैट डेरिवेटिव प्रोब। तो बाइनेंस ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने स्टार्ट किया था, derivatives not part of the proposal, but Binance Australia had derivatives as an option, and they were illegally running it. So then the regulators came to Binance and उन्होंने उसको shut down करने को कहा, and Binance Australia shut it down. They had around 350 or 300 something odd users on the platform when they shut this derivative platform, and now these officers have went to their office and did a physical search to see if these numbers tally up or not. So this is generally prelude कि इसके बाद कुछ बड़ा होने वाला है. So ये they are just collecting, correct. So they are just trying to collect the documents. तो मुझे लगता है कि this will blow up a bit more. और इसी के साथ और एक बैड न्यूज़ में आते हैं हम लोग बाइनेंस के, जो कि है कि CEO CZ has responded to the Justice Department, but Binance के senior executives are not happy with this response, and because of this, I think there has been
high level policy shift कि we are not going to comply with whatever SEC is saying or Justice Department is saying, we are going to fight it. So whatever is the situation, there has been a rift. So people who don't believe in this way of line of action or way of response, वो बाइनेंस को क्विट कर रहे हैं. तो काफ़ी काफ़ी सारे हद तक हम लोग ये भी देख सकते हैं कि बहुत ऐसे जगहों में बाइनेंस जहाँ पे इलीगली ऑपरेट करते थे, जैसे ताइवान हो गया या फिर इंडिया हो गया, तो वहाँ से भी बाइनेंस एम्प्लॉइज जो सीनियर लेवल्स में हैं, दे हैव क्विट. सो दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन हियर वेरी ऑफन. और ये न्यूज़ भी वही सेम चीज़ को वेरीफाई कर रहा है कि देयर हैज बीन सम इंटरनल पॉलिसी शिफ्ट. या क्रिश, सो इसका आपको क्या लगता है, लाइक बाइनेंस का ओवरऑल ऑपरेशंस या ओवरऑल जो उनका स्प्रेड था अराउंड द वर्ल्ड, उस पे कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या रेगुलेटरी कुछ और बैकलैशेस आ सकते हैं बिकॉज ऑल दिस सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आर मूविंग आउट? सो आपको क्या लगता है, व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस? इसका इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि देखिए लाइक जब बाइनेंस लॉन्च हुआ था तब क्रिप्टो उतना बड़ा नहीं था, मार्केट कैप छोटा था, पीपल वर नॉट पेइंग रियली बिग अटेंशन. नाउ एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू कम अप विद देयर ओन लॉस. तो अगर आप इंडिया में ऑपरेट करते हो तो यू हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स दैट इंडियन गवर्नमेंट वांट्स यू टू मेंटेन. तो आपको लॉ के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा. तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी जो लॉज लाया है, तो Binance.com जो ग्लोबल बाइनेंस ग्लोबल है, तो दे आर नॉट फॉलोइंग इट, राइट? बट स्टिल पीपल फ्रॉम इंडिया आर गोइंग देयर एंड ट्रेडिंग. बट राइट नाउ इंडिया डजंट हैव द विल टू एनफोर्स इट. बट जिस दिन ये विल आ जाएगा कि नो मैटर व्हाट यू हैव टू एनफोर्स इट, तब बाइनेंस को या तो इंडिया में आके इंडियन सब्सिडरी खोल के उसको रेगुलेट करके दे हैव टू ऑपरेट, और दे हैव टू कंप्लीटली मूव आउट. जैसे कि यूरोपियन यूनियन से काफ़ी कंट्री से, हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, बाइनेंस इज मूविंग आउट. एंड देन बाइनेंस हैज ऑलरेडी मूव्ड आउट ऑफ यूके एंड दे आर ट्राइंग टू गो इनटू यूके. तो आगे जाके ऐसा हो जाएगा कि जब आप ऐप डाउनलोड करते हो, तो इफ यू आर इन इंडिया यू कैन ओनली डाउनलोड बाइनेंस इंडिया, एंड देन गवर्नमेंट्स विल फोर्स दिस ऐप कंपनी लाइक ऐप डाउनलोड एग्रीगेटर्स लाइक गूगल एंड Facebook is also trying to do it, Apple. So they will force them to say, okay, these are the verified companies which have licenses in India. आप इन्हीं के ऐप को इंडियन ऐप स्टोर में दिखाओ. तो अगर ये हो जाता है, then you can probably go to the website and do it. But then आप ऐप डाउनलोड नहीं कर पाओगे and you will not have that convenience. So a lot of people will not want to do this because everybody wants to trade on app. Everybody wants to do their stuff on the app because they don't have time. तो ऐप स्टोर में अगर ऐसा लागू हो जाता है, जो कि 1-2 साल में हो जाएगा probably, then Binance will have to go to all these countries. और क्या होगा कि Binance will acquire companies or invest in subsidiaries in those companies where people already have licenses. So this is what I feel world is moving towards in response to the crypto regulations. Thanks to our fantastic sponsor that makes the show possible, XREX, a global leader in fiat to crypto exchange. XREX is our preferred crypto exchange from 2020. If you do not have an account with XREX, consider signing up using the link in the show note below. Trade cryptocurrencies with USDT, USDC or directly with USD on XREX, one of the world's safest and most secure crypto exchanges, which is invested by Taiwan's National Development Fund and run by international cybersecurity experts. You can also send crypto for free to other XREX users with XREX BitCheck, which escrows your funds with a contract, making P2P transactions much safer and easier. Or use its advanced grid trading feature to DCA your crypto. Link in the comments below. Daily, हर वीक में we have something related to Binance, कुछ अच्छे न्यूज़, कुछ बुरे न्यूज़. So with that, I think it is for today that we have done with the Binance news. So आगे हम लोग थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शंस देख लेंगे कि प्राइस एक्शंस क्या हो रहे हैं ऑफ द मार्केट्स. एंड राइट आफ्टर दैट वी हैव सम अनदर वेरी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ यू कैन से, लाइक FTX का कुछ न्यूज़ है, फिर देन विद Aptos Twitter getting hacked, and there are a couple of Indian news as well, with and also with Elon Musk commenting something on Dogecoin, and then let's see what we have in store after this. But for now I think we'll move with Shouvik, जो कि हमें इस वीक के बिटकॉइन और इथेरियम और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे. सो ओवर टू यू शौविक. ओके, तो हर वीक की तरह हम लोग अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या है इस वीक में. ठीक है,
तो बिटकॉइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो है ना, ये आप लोग का वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ दिख रहा है जो मैं बताना चाहूँगा मेरे हम लोग का दर्शकों को। सबसे पहला बात है कि यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न है, ठीक है? आप लोग अगर क्लोज़ली मॉनिटर करोगे तो ये हो गया आपका फर्स्ट शोल्डर, ये हो गया हेड और ये हो गया सेकंड शोल्डर। अभी सेकंड शोल्डर के पास आके ये रुका हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन जब भी बनता है या फिर पास्ट में भी आप जाके देखो जब भी बना है, तो लंबे टाइम फ्रेम के लिए इसको तोड़ के, ये शोल्डर को तोड़ के बीटीसी ऊपर की तरफ जाता है। ये एक मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसका है, लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसको आप लोग मॉनिटर करो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में क्या है। जो लोग ट्रेडर हैं उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, उन लोगों को अगर पोजिशनल ट्रेडर है, मान लो कि आप 3 दिन 5 दिन पोजीशन होल्ड करके रखते हो या फिर 1 वीक तक हार्डली पोजीशन को होल्ड करके रखते हो, तो उन लोगों के लिए क्या है कि डेली चार्ट जो है उसको ऑब्जर्व करना होता है। तो उन लोगों के लिए क्या है, यहाँ पे ये देखिए, ये फ्लैग एंड पोल तो बना हुआ है। ऊपर की तरफ जो, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है 31,260। तो आप लोग अगर इस कैंडल्स को देखोगे तो इसका जो क्लोजिंग है ना, वहाँ तक नहीं गया है। मैंने जैसे बताया था कि अगर क्लोजिंग उसके ऊपर हो जाता है तो फिर आप लोग बुलिश साइड में देख सकते हो। अगर नहीं होता है क्लोजिंग उसके ऊपर, तो फिर आप लोग को एकदम से बुलिश नहीं होना है। सिमिलरली नीचे की तरफ भी देख लो आप कि ये जो लेवल है आपका 29,000, आप 700 800 यही मान के चलो आप। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे लगभग आप देख सकते हो कि 2.9% का एक फॉल आ सकता है, जिसका फर्स्ट सपोर्ट लेवल बन के आएगा आपका 28,700। और अगर उसको भी तोड़ता है उसके बाद सेकंड सपोर्ट बन के आएगा आपका 27,600 और इधर आ जाएगा आपका थर्ड सपोर्ट लेवल। उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर वो 26,190 इस तरह से आप मान सकते हो। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस है, तो इसके नीचे शॉर्ट करने के लिए आपको बहुत सारा चीज़ और बहुत सारा फैक्टर्स वगैरह देखना होगा। फिलहाल यहाँ पे मार्केट है, आप लोग वेट करो कि इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है या फिर इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है। और इसके बीच में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा, इसके बीच में आप ग्रिड ट्रेडिंग देख सकते हो। जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक वही करो, आप ग्रिड बनाओ और वहाँ पे ऑटोमेटिकली बॉट के थ्रू ट्रेडिंग होता रहेगा, तो आपको उतना ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और उसके नीचे से अगर आप छोटा सा स्टॉप लॉस रख दोगे तो फिर वहाँ पे पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया ट्रेडर लोगों के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बात कर रहा था, देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अगर नेक्स्ट शोल्डर मतलब सेकंड शोल्डर जो है उसको ब्रेक करने के बाद इसका टारगेट लगभग आप मान सकते हो कि ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी 43,000 के आसपास है। वहाँ पे जाके एक बार रुकेगा, वहाँ पे कुछ टाइम पास करेगा, हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस होकर नीचे भी आ जाए, 40,000 39,000 किस तरह से आ जाए, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग हुए बिना तो ऊपर नहीं जाने वाला, ये आप लोग ये पक्का मान लो, ठीक है? तो इसको भी थोड़ा सा आप मॉनिटर करो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ETH में। ETH में अगर आप लोग हम लोग का वीडियो को फॉलो करते हो और वीकली प्राइस एक्शन जो है उसको थोड़ा सा देखते हो, तो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन के आ रहा है इस चैनल का, ये ट्रेंड लाइन का आप बोल सकते हो रादर, ठीक है? तो इसको तोड़ के जाने के बाद एक बार रिटेस्ट के लिए नीचे आएगा। देखिए यही चीज़ हुआ है, फिर से ये ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन ऊपर से सेलिंग आ रहा है। तो ये जोन जो है ना, यहाँ पे सप्लाई जोन बन के आ रहा है, तो सप्लाई जोन से आपको सेलिंग आ रहा है। अभी क्या हो रहा है, अभी इस ब्लू लाइन जो है इसके यहाँ पे होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। अगर ये होल्ड नहीं करता है तो फिर फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो बन के आएगा, आप लोग अगर शॉर्ट करते हो तो फिर टारगेट आप लोगों के लिए बन के आएगा 1822 या 1825 के आसपास। और इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर 1756 तक जाने का एक चांसेस है। और यहाँ पे जाके फिर आप लोग यहाँ पे जाके शॉर्ट मत करो, अगर शॉर्ट करना है तो फिर ये 2 लेवल को देखो, उसके बाद नीचे शॉर्ट करो। यहाँ पे जाके शॉर्ट क्यों नहीं करो, क्योंकि ये देखिए नीचे से जो ट्रेंड लाइन का बेस जा रहा है ना, वो एक्चुअली उसका जंक्शन है ये वाला, ठीक है? इंटरसेक्शन पॉइंट आप लोग कह सकते हैं। तो फिर यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ने के लिए इसको वीकली कैंडल जो है इसको क्लोजिंग इधर नीचे देना होगा, ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि 1700 के नीचे। उसके नीचे अगर वीकली कैंडल का क्लोजिंग आता है तो फिर आप बियरिश बनना उस पॉइंट पे जाके। जो लोग मतलब यहाँ से रैली मिस कर जाओगे या फिर कुछ भी कारणवश नहीं ले पाओगे पोजीशंस वगैरह, वो उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये हो गया इथेरियम का। नेक्स्ट मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, इथेरियम का एक्चुअली ईयर ऑन ईयर क्या प्रोग्रेस हुआ है। अगर हम लोग स्टेकिंग देखते हैं ना इथेरियम का, तो फिर आप लोग देखो जनवरी 21 से लेके जुलाई 23 तक का डाटा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेकिंग जो है इथेरियम का वो धीरे धीरे राइज हुआ है। तो इस तरह का सिचुएशन जब भी होता है ना, तब क्या होता है, इथेरियम का एडॉप्शन जो है मार्केट में वो बढ़ रहा है।
तो लंबे टाइम फ्रेम के लिए जो लोग मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे या फिर जो निवेशक हैं, वो लोग इथेरियम का ये सब छोटा-मोटा मतलब स्विंग को छोड़ के आप लोग बुलिश व्यू मान के थोड़ा बहुत करके बाइंग कर सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे भी। सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर्स एक्सरेक्स एक फिएट क्रिप्टो एक्सचेंज का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसके कारण ये शो संभव हो पाया है। 2020 से एक्सरेक्स हमारा पसंदीदा क्रिप्टो एक्सचेंज रहा है, जो कि पूरा विश्व में उपलब्ध है। अगर आपके पास एक्सरेक्स अकाउंट नहीं है तो आप जल्दी से नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सरेक्स ऐप में कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए हैं ताकि आप सेफली USDT, USDC, यहाँ तक USD द्वारा भी क्रिप्टो खरीद सकते हैं। एक्सरेक्स एक्सचेंज में ताइवान का नेशनल डेवलपमेंट फंड ने इन्वेस्ट किया है, जो कि एक सरकारी निवेशक संस्था है, और ये एक्सचेंज दुनिया के जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। आप इस ऐप में बिटचेक के द्वारा किसी भी एक्सरेक्स वॉलेट में फ्री में क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब P2P ट्रांसफ़र के लिए आपको कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है। आप इसी एक्सरेक्स ऐप में बिटचेक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा सुरक्षित तरीके से P2P कर सकते हैं। और एक फ़ीचर इसमें हाल ही में ऐड किया गया है, जिसमें आप ग्रिड ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटेड बॉट द्वारा किया जाता है। डाउनलोड लिंक नीचे मेंशन किया गया है। और एक चीज़ जो और है वो है कि LSD लिक्विड स्टेकिंग डिफाई में जो अभी रिसेंट बिग न्यूज़ है, तो LSD स्टेकिंग के कारण भी काफ़ी सारा इथेरियम लॉक्ड है। तो इथेरियम के ऊपर सेल प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू अदर क्रिप्टो, और बिटकॉइन के हिसाब से इथेरियम हैज़ नॉट रियली गॉन डाउन और गॉन अप बाय मच बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो LS DeFi is probably trying to stop market sellers in Ethereum from selling, क्योंकि DeFi में there is always enough liquidity with the mirror tokens, and they can absorb any kind of Ethereum sell pressure in the short time frame. पर हाँ, long time frame में जैसे शोभिक ने कहा कि lot of people are staking Ethereum and it's moving up time and time again. तो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब समझ 1-2 साल के लिए या 3 साल के लिए, people who are trying to invest, I think Ethereum is a very good time to buy at this range. थोड़ा like downside है maybe 20-30%, but upside is like 2-3x. So if you are able to go through that phase कि आप 20-30% फॉल में होल्ड करके रख सकते हो, you can try to start investing now a bit by bit like SIP. तो या थैंक यू सौमिक, एंड उसके साथ हम लोग चलते हैं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ में। तो ये न्यूज़ है टेलर स्विफ्ट को लेके। तो टेलर स्विफ्ट एक्चुअली अग्रीड और माइट हैव अग्रीड टू a $100 million deal with FTX, but Sam Bankman-Fried SBF himself pulled the trigger apparently on this deal. तो अगर ये डील हो जाता तो मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे विक्टिम्स होते जो कि FTX में अटक जाते, बिकॉज टेलर स्विफ्ट इज अ बिग सेलिब्रिटी, तो उनके ब्रांड इमेज पे भी काफ़ी इफेक्ट होता। तो दिस डिड नॉट हैपन एंड होपफुली $100 million more is still in FTX's bank for paying out to its liquidators. Yes, and more than that, बहुत सारे लोगों को मतलब FTX का वो शॉक नहीं लेना पड़ा ड्यू टू द डील नॉट बीन क्लोज। सो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, मान के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा। एक्चुअली ये जो चीज है ना, ये हो सकता है कि एक गिमिक या फिर मार्केट में वाइब क्रिएट किया गया हो, क्योंकि इस तरह का जो सिनेरियो है ना, इंडियन स्टॉक मार्केट में हम लोग काफी बार देख चुके हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कोई एक पर्टिकुलर बैंक का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा एक पर्टिकुलर बैंक का, क्योंकि अभी FTX 2.0 लॉन्च होने वाला है। तो FTX के बारे में नेगेटिव न्यूज़ है या पॉजिटिव न्यूज़ है, ऐसा न्यूज़ है कि पीपल आर टेकिंग नोटिस ऑफ इट अगेन। तो ये एक ऐसा न्यूज़ है पीपल विल टेक नोटिस ऑफ इट अगेन। तो इसीलिए FTX 2.0 लॉन्च के पहले दिस काइंड ऑफ न्यूज़ विल कम आउट कि किस तरीके से FTX रीब्रांडिंग कर रहा है, रिस्ट्रक्चर कर रहा है। पिछले टाइम में सेलिब्रिटी ने कौन सा एक्सेप्ट करने का सोचा था, मे बी दिस टाइम दे आर अप्रोचिंग देम। तो ये सब अभी आते रहेंगे, बट आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड अगर किसी का पैसा स्टक है FTX में फॉर सम टाइम एंड दे आर एबल टू विथड्रॉ, सो दे शुड विथड्रॉ एंड पुट इन some coins and tokens in some other wallets
both centralized and decentralized, ना कि FTX में रख के, because at the end of the day FTX liquidity के लिए जाना जाता था, and liquidity उनके ट्रेडिंग आर्म एलोमेडा के कारण आता था, तो अभी एलोमेडा नहीं है, so liquidity will be always a big problem with FTX 2.0. तो उससे अच्छा है कि rather than giving them a chance, you go with established market players, withdraw the sum and invest. तो शौविक ने जैसे कहा कि एक्चुअली ये हो सकता है मार्केट कि मैनिपुलेशन के कारण है, तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि शौविक ने ये बोल दिया पहले कि मार्केट मैनिपुलेशन के कारण है, तो आई थिंक कि ये शायद उसी डायरेक्शन में जा रहा है। करेक्ट। तो उसके साथ आते हैं हमारे दूसरे न्यूज में, जो कि है सेल्सियस के ऊपर। तो CFTC इन्वेस्टिगेटर्स ने कंक्लूड किया है कि सेल्सियस के एक्स CEO एलेक्स माइंस्की एंड सेल्सियस इटसेल्फ हैज ब्रोकन लॉस। तो बिकॉज इट वाज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कि जब तक इन्वेस्टिगेटर्स आर नॉट एबल टू प्रूव कि CEO ने विलफुली ये काम किया है, they cannot investigate the CEO, they can only investigate the company. But I think this is a very big precedent, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि CEO might have actually broken the laws, and that's why CEO will personally be liable. तो it will be interesting to see किस तरीके से ये केस आगे बढ़ता है, and किस तरीके से एलेक्स, जो कि एक CEO है सेल्सियस के, वो इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, and what will be the final conclusion. अगर यहाँ पे एलेक्स को अपना पर्सनल लायबिलिटी के थ्रू फंड रिटर्न करना पड़ता है, and he has to himself declare bankruptcy along with Celsius, that will be a major blow for a big amount of centralized exchanges all over the world, not just US. And जब bankruptcy की बात हम लोग करते हैं, तो हम आते हैं हमारे दूसरे न्यूज़ में, जो कि है 3AC liquidators. They are trying to get 1.2 billion from DCG तो and Blockify. तो DCG के अगेंस्ट में ऑलरेडी विकलवोज ब्रदर्स ने केस फाइल किया है। तो आई थिंक this is just a follow-up कि once somebody has filed a case on one company, others are also going to pile it up, so that company has to come to a resolution. And this is just ripple effect that we are seeing. So some scammers hacked the Aptos Twitter network and promoted fake Aptos airdrop. तो इससे ये हुआ कि maybe a lot of people thought कि Aptos airdrop 2.0 is coming, they linked their wallets and they got hacked. So this is a very common scam. I think बहुत बार Elon ने बहुतों को बहुत बिटकॉइन देने का वादा किया है, sometime even Bill Gates got hacked and उन्होंने भी बिटकॉइन देने का वादा किया है। People really think कि कोई आके फ्री में बिटकॉइन दे रहा है, या कोई आके फ्री में Aptos का टोकन दे रहा है, and they link their wallet. So don't do that. I think go to the website, check if something like that is really happening, check for news, and only then try to use a link which you think is secure. Or another way of safeguarding yourself is, अगर इस तरीके से airdrops हो रहा है, तो you can create a separate wallet altogether where you have no money and you can link the wallet. So that's all. Actually, Chris, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि नॉर्मल लोग जो होते हैं ना, जो रिटेलर्स, खास करके मैं रिटेलर्स का ही बात कर रहा हूँ, ये लोग बहुत जल्दी फोमो में आ जाते हैं कि मेरा ट्रेन छूट गया। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी न्यूज़ दिख रहा है मार्केट में, सोशल मीडिया पे, कहीं भी, ऐसा नहीं करना है आपको कि तुरंत अभी लेना है, नहीं तो फिर कल से ये हाथ से निकल जाएगा और मैं नहीं ले पाऊंगा। ऐसा नहीं है। जब आपका लेने का बारी आए, मतलब धीरे धीरे आप देख लो, स्टडी कर लो, वो कहीं नहीं भागे जा रहा है। हो सकता है क्या 5-10% मतलब जो है गेन, उसको लूज कर दो, लेकिन वो जो उसके पीछे रिसर्च इन्वॉल्व होगा आपका, वो एक्चुअली आपको सही डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेगा, या फिर सही डिसीजन आप ले पाओगे उसके वजह से। नहीं तो आप पूरा कैपिटल ही वाइप आउट करोगे, जैसे आप वॉलेट लिंक कर रहे हो इधर उधर जाके, फिर आपको गंवाना ही है मार्केट में पैसा। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, सो बेसिकली लाइक शाविक ने कहा, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। और लाइक क्रिश, अगर आप देखे होंगे तो अभी बहुत सारे ऐसे टाइप ऑफ स्कैम्स आ रहे हैं जहाँ पे पहले जैसे होता था, कोई एक रैंडम चैनल से इसको किया जाता था, बट नाउ व्हाट द हैकर्स एंड स्कैमर्स आर डूइंग, जो कि ऑफिशियल नेटवर्क है या ऑफिशियल उनका सोशल मीडिया है, उनको ही हैक करके दे आर ट्राइंग टू डू दिस स्टफ। बट व्यूअर्स के लिए ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि कभी भी ऐसा अगर एयर ड्रॉप आता है या आएगा, सो उसके पहले से वो लोग उसको अनाउंस करते हैं, देन फिर जाके एक डेट पे जाके दे डू द एयर ड्रॉप्स। तो ऐसे नहीं है कि अगर आज आप कोई भी नेटवर्क पे या कोई भी ब्लॉकचेन या प्रोजेक्ट्स में देखो अचानक एक एयर ड्रॉप आ रहा है, सो
कोई भी नेटवर्क बिना बोले या बिना अनाउंस किए उसको अचानक से नहीं करेगा। एंड अगर कर भी रहा है तो दे गिव अ टाइम फ्रेम कि इतने लोगों तक करेंगे। ऐसा बहुत बड़ा नेटवर्क है एप्टोस, तो वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि सिर्फ 50,000 लोगों को ही देंगे या 10,000 लोगों को ही देंगे। दे विल ओपन अप अ टाइम कि इतना से इतना टाइम के बीच अगर आप ये टास्क करते हो देन दिस विल बी द विनिंग क्राइटेरियाज एंड देयर विल बी डिटेल टर्म्स एंड कंडीशंस। सो अगर आप ऐसे अचानक से कोई एयरड्रॉप देखते हो तो तुरंत जाके पार्टिसिपेट मत कर दो कि गेन हो जाएगा। बहुत बार बैकफायर करके लॉस भी हो जाता है, जैसे कि इस केस में हुआ होगा बहुत के साथ। तो मेरा यही कहना है कि लाइक ऑफिशियल ट्विटर से भी आ रहा हो फिर भी उसको एक बार वेरीफाई कर ले। इट्स ऑलवेज बेटर टू वेरीफाई। एंड जैसे ने कृष्ण ने कहा कि आप एक बर्नर वॉलेट रख सकते हो, आप कुछ एक्सटेंशंस होते हैं फायर एक्सटेंशन जैसे, वैसे एक्सटेंशंस आप लगा सकते हो ताकि आपको कोई अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फ्लॉज है या कुछ स्कैम है तो ये सब थोड़े हद तक आपको बचा सके अपने फंड्स, पूरा फंड्स को लूज करने से पहले। और बाकी तो मतलब हम लोग ये चीज़ को बार बार बोलते ही हैं कि सेफ्टी पहले आना चाहिए। पैसे तो बनाते रहेंगे बट पैसे बनाने के बाद एक स्कैम के बाद बहुत लोगों ने पैसे गवा दिए। सो इट्स बेटर टू गेट स्कैम एंड बी रिच इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। Better not to get scammed. Chris, in a time frame, what I have seen is like सब कोई कभी ना कभी एक स्कैम में पड़ते ही है and after that they realize okay ये नहीं करना चाहिए था। So वो गुरुदक्षिणा है, you have to give that गुरुदक्षिणा to crypto. Only then you will realize what is नहीं नहीं है right ना, ये सिचुएशन है ना, इसको अवॉइड किया जा सकता है। एक्चुअली स्कैमर्स जो लोग हैं ना वो बहुत जल्दी में होते हैं, क्योंकि स्कैम जब कोई करता है तो पकड़ा जाने का भी डर रहता है। तो कोई यूजर अगर 2 दिन तक वेट कर जाएगा, ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगा 2 दिन वेट करने के बाद, पैसा बच जाएगा, राइट? तो देख लो, 2 दिन वेट करके देख लो ना, अगर वही कंटिन्यूएशन रहा तो फिर आप जाके 3-4 और सोर्स से पता करो कि वो सही है कि नहीं। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वही है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, फोन में रहते हैं, मेरा गाड़ी छूटा, अभी लेना है मुझे। राइट। तो चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं इलॉन मस्क के न्यूज़ पे। तो इलॉन मस्क का जो न्यूज़ है, इलॉन मस्क एंड टेस्ला both were using the same lawyers to fight a case, a lawsuit which was filed कि इलॉन ने डॉजकॉइन को मैनिपुलेट करके has gotten wealth। तो इलॉन के लॉयर्स ने इसको काफ़ी फोर्सफुली रिजेक्ट करने का प्रयास करवाया है कि वो जाए एंड बात करे, एंड कोर्ट में जाके बात किए हैं। ये वो कहे हैं कि there is no basis to this case and it's just a waste of time, तो आप केस को क्लोज कर दो। एंड there is also no रीज़न कि इलॉन को टेस्ला के लॉयर्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो आई थिंक एक तो ये है कि शायद कोर्ट इसको अलाउ करे कि yes, Tesla's lawyers can fight on behalf of Elon, क्योंकि Elon is one of the majority stakeholders and Tesla can allow him to do it। पर मुझे नहीं लगता है कि ये इजीली मोशन को डिनाई करके केस को हटा देंगे। आई थिंक दिस विल गो अप फर्दर एंड मे बी इट विल गो अप टू ट्रायल टू सी इफ Elon has really manipulated the market by his tweets on Dogecoin। and अगर ऐसा होता है तो there will be cases against him not just from here but from other parts of the world as well। तो ये भी एक न्यूज़ है जो कि प्रेसिडेंट सेटिंग है कि आगे चल के किस तरीके से ये इन्फ्लुएंसर्स को ऑपरेट करने का एक मोड देंगे। क्योंकि अभी अगर आप देखते हो तो बहुत सारे इन्फ्लुएंस ऐसे हैं कि जो बोलते हैं आप ये कॉइन खरीद लो, ये वो कॉइन खरीद लो, ये होने वाला है, वो होने वाला है, इतने वॉलेट होल्डर्स हैं, बट दे जनरली डू इट बाय टेकिंग मनी अपफ्रंट, और दे जनरली डू इट बाय बाइंग दोज कॉइन्स अपफ्रंट, ताकि आप जब इन्वेस्ट करो दे कैन सेल एंड गो आउट, तो आप एग्जिट लिक्विडिटी होती है। तो इलॉन को पैसे का जरूरत नहीं था। आई थिंक ही वाज जस्ट हैविंग फन, बट ओनली टाइम विल टेल इफ ही रियली मेड एनी प्रॉफिट आउट ऑफ इट और नॉट। तो इसके साथ हम लोग एक और न्यूज़ में आते हैं जो कि है वियतनाम लॉन्चेस इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पाई। तो पाई एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जो काफ़ी सालों से अपना ब्लॉकचेन लॉन्च करने का बोल रहा है कि वी आर गोइंग टू लॉन्च द ब्लॉकचेन। आई थिंक लास्ट बुल रन में भी उन्होंने यही कहा था, एंड इन 2021-2022 इट रियली पिक्ड अप हाई फीवर इन वियतनाम। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो पिक्चर में कि पाई का कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि किस तरीके से अगर आप पाई को खरीद रहे हो तो आपको फ़ायदा होगा। तो बेसिकली मुझे लगता है कि दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस आर डन यूजिंग वैलिड नेम, बट देन इट्स मूव टू सम सॉर्ट ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग, ताकि आप और को लेके आओ तो आपको इतना पैसा मिलेगा, ये होगा, ये वो होगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया एज वेल। तो जस्ट बी केयरफुल कि जब भी कोई बोलता है कि अगर आप अभी आते हो यू हैव टू बाय इट फॉर लेस,
बाद में आपको ज़्यादा पैसा देके खरीदना पड़ेगा. So that is a very straightforward way of scamming people using multi-level marketing. क्रिप्टो में ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर आप अभी आते हो तो बाद में आपको कम पैसा मतलब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा. इट डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन. स्टॉक की तरह ही आप समझ सकते हो क्रिप्टो को. स्टॉक प्राइसेस जो है वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी खरीदते हो तो बाद में टाटा का स्टॉक का दाम बढ़ जाएगा एंड यू कैन नॉट बाय इट. So as Souvik said, just wait, see how things are moving, and then invest. Don't go all in. So I think so, Krish, the thing is like MLM में क्या होता है ना कि क्रिप्टो करेंसीज में जब होता है तो पहली बात है क्रिप्टो करेंसीज ही बहुत लोगों को समझ में नहीं आते हैं कि लाइक व्हाट इज इट. जैसे आई हैव टॉक टू मेनी पीपल जो क्रिप्टो को नहीं समझते बट दे हैव पाई इंस्टॉल्ड ऑन देयर फोन. सो जब हम लोग ने उनसे पूछा कि लाइक यू नो क्या क्या कर रहे हो इससे, सो दे आर लाइक कुछ नहीं करना होता है, इस पे बटन पे क्लिक करना था, माइन होता है, आई गेट अ कॉइन, उसको बाद में बेचेंगे बहुत पैसा होगा. सो दे डोंट अंडरस्टैंड क्रिप्टो करेंसी. दिस इज लाइक जस्ट उनको बता दिया जाता है देखो. एंड बहुत सारे ऐसे भी MLM नेटवर्क्स है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, बट द थिंग इज कि उनको वो चीज समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली, हाउ द MLM नेटवर्क इज मेकिंग मनी. आपसे मनी लेके तो फिर वो आगे सर्कुलेट कर रहे हैं. हाउ द नेटवर्क इज बिल्डिंग समथिंग, वो तो ना कुछ वैल्यू दे रहे हैं, ना सर्विसेज दे रहे हैं. MLM नेटवर्क itself is not bad. मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए बहुत फायदेमंद भी रहे. जैसे Amway भी MLM नेटवर्क के थ्रू ही इंडिया में सबसे पहले आए थे. So it's not wrong that the way of marketing is not wrong, but उसको यूज करके मैक्सिमम टाइम लोग फ्रॉड ही करते हैं. So if somebody is saying you or pushing you कि आपको ये करना चाहिए, अभी करना चाहिए, इस टाइम के अंदर करना चाहिए, I think that is a very clear red sign. एंड जनरली ये लोग थोड़ा सा ना उसको दिखाते हैं शो ऑफ में कि लाइक यू नो आई हैव अर्न दिस मच मनी, अगर आप नहीं घुसते हो तो आपको इतना लॉस हो रहा है, मेरा टीम तो बन रहा है, तो दे शो दिस काइंड ऑफ थिंग. बट आप थोड़ा जान के पढ़ के उस पर जाइए, ऐसा नहीं कि बस पैसे के लालच में आप घुस गए. बिकॉज अल्टीमेटली MLM कहीं हद तक इंडिया में लीगलाइज्ड है, अभी बहुत सारे लॉज है, बट आई डोंट थिंक कि क्रिप्टो करेंसीज में हाउ MLM वर्क्स देयर इज सम लॉज इन इंडिया फॉर इट. सो आप उसको देख लीजिए, देखने के बाद ही आप इन्वेस्ट करिए. राइट. तो फिर हम लोग इंडिया की न्यूज़ में आते हैं अभी. और इंडिया का जो न्यूज़ है वो है कि WazirX प्लेटफॉर्म के ओनर्स ने दे डिड अ ट्रेडिंग विद NIA ऑफिसर्स, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर इंडिया, एंड उन्होंने वहाँ पे उनको क्रिप्टो के बारे में इंसाइट्स दिया है कि किस तरीके से क्रिप्टो में स्कैम होता है एंड हाउ द NIA कैन इन्वेस्टिगेट दोज थिंग्स. They can find the wallets and everything, right? Yeah, right. So I think this kind of things is good for the industry क्योंकि this shows कि exchanges are willing to work with regulators. हमेशा यही नहीं होता है कि exchanges are bad and regulators are coming and stopping them and you know forcing them to pay fines etc. So this is like a two-way street. कभी-कभी exchanges को भी आगे जाके इस तरीके से indulge करना पड़ता है ताकि they can tell people कि hey we are doing things whatever is the market standard and maybe sometimes people find a way to get a loophole around and they do some bad activity, but overall we do this. तो इससे क्या होगा, NIA जाके फिर खुद स्टडी करेगा and they will form their own policy कि किस तरीके से we can monitor this on a stricter manner. So these kind of things will boost the image of crypto in the long run, I think. Right. और लास्ट न्यूज में जो कि क्रिप्टो रिलेटेड नहीं है but it's still a big news for the blockchain industry and overall market situation. So RBI is in talks with various, you know, global banks and countries where they want to promote using digital rupee payments or Indian INR CBDC. So this is a bullish thing for India and INR on a global scale क्योंकि by doing this India is exporting its debt to other countries. तो अगर कोई इंडियन रुपीज होल्ड करके रखता है so it's basically India's debt others are holding. तो चाइना भी डिजिटल युआन के थ्रू you know अफ्रीकन कंट्रीज या रशिया या ईरान के साथ डील्स करके यही करने का कोशिश कर रहा है कि हाउ दे कैन अलाउ पीपल टू डायरेक्टली ट्रेड विद चाइना विद डिजिटल युआन. तो इंडिया भी वही करने का अभी प्रयास कर रहा है बट इंडिया हैज वन मेजर एडवांटेज कि UPI सिस्टम इज ऑलरेडी बिल्ट एंड यू नो इंटरऑपरेबल विद ऑल द बैंक्स एंड मेजर पेमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड EMIs in India. तो अगर सेम चीज़ को उन लोग बाहर भी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं so everything will become very seamless and Indian rupees will get stronger and stronger. तो अभी आप जो 82 के आसपास देख पा रहे हो इंडियन रुपीज को, if you know 15, 18, 20 countries accepts digital CBDC or e-rupee as we call it, so Indian rupees will get stronger on the long run. And the news is as such कि
यूएस डॉलर जो कि अभी डी फैक्टो ग्लोबल करेंसी है, नंबर 1 मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ग्लोबली, इट इज लूजिंग इट्स पोजीशन and weakening. So this will also help other currencies find niches where they can operate. Right. So I think with this we end our discussions today. Over to you, Sam. Yeah. So thank you guys for watching, and with this I think we have covered like almost all the things, like from DeFi, CeFi to all the news from the ACC, and coming back to the Indian news with all the scams, all the things busting out with technical analysis, fundamental things to talk about. So guys, if you like this podcast, do share it with your friends and families. उनको भी पता चले कि क्रिप्टो क्या है, उनको भी ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो. एंड आप हमारे बाकी भी जो पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं, बाकी जो वीडियोस कर रहे हैं, उसको भी आप देखते रहिए. हम लोग और भी ऐसे एजुकेशनल सीरीज़ और भी चीज़ें ला रहे हैं ताकि आपको रीजनल इन्वेस्टर बनने में हेल्प हो, और आप ये सब चीज़ों को अवॉइड करके आप एक अच्छा इन्वेस्टर या ट्रेडर बने, या आपको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जनरली बहुत अच्छा नॉलेज हो. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड हम लोग फिर से ऐसे एक पॉडकास्ट के साथ नेक्स्ट वीक आएंगे. टिल देन, Tata, bye bye. And in between, do watch all our podcasts and series we bring in between. Thank you guys for watching. Please do subscribe. Bye bye. Thank you so much. Bye bye.